नमस्कार, मैं हूं कमलेश। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देश को चलाने के लिए दो व्यवस्थाएं होती हैं। एक का प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे जनप्रतिनिधि और दूसरे का प्रतिनिधित्व करते हैं भारतीय सेवा में जो अधिकारी आते हैं, वो चाहे आईएएस हो चाहे आईपीएस हो। स्वाभाविक है, जब हमारा बाल मन होता है या हमारे बच्चे होते हैं तो उनके मन में ये दोनों किरदार एक इस रूप में प्रस्तुत होते हैं कि इनमें मार्गदर्शक किसको मैं अपना बनाऊं। कुछ लोग राजनीति में जाते हैं, लेकिन अधिकांश बच्चे जो किशोर वय होते हैं, 9वीं 10वीं तक वो जब पहुंच जाते हैं तो उनके मन में एक भाव आता है कि क्यों नहीं मैं भी कोशिश करूं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाऊं या भारतीय पुलिस सेवा में जाऊं या ऐसी सेवा जो पूरे भारत की सेवा करने का अवसर प्रदान करती हो, उसकी राह गह लूँ। और यहीं से फिर शुरू होता है उनके मन के मुताबिक आगे बढ़ने का क्रम। उनका परिवार भी उनका साथ देता है, उनके सपनों को पुष्पित पल्लवित करने में उनकी भी बड़ी भूमिका होती है। और फिर एक दिन आता है जब भारतीय सेवा के लिए चयनित होते हैं। स्वाभाविक है, जो चयन होता है उसके बाद फील्ड में जब काम करने लगते हैं तो फिर वही क्रम चालू होता है। नीचे वाले फिर उनकी तरफ आशा भरी नज़रों से देखते हैं और अपना आदर्श मान करके आगे पढ़ाई करते हैं। ऐसे ही भारतीय पुलिस सेवा में चयनित श्री जितेंद्र शुक्ल जी, जो प्रयागराज में जन्म लिए, शिक्षा दीक्षा वहीं, और उसके बाद छत्तीसगढ़ की सेवा को आपने प्राथमिकता दी और वर्तमान में आप छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोरबा एसपी के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, हमारे इस कार्यक्रम का नाम प्रेरणा ही है, मतलब आपसे जो बच्चे प्रेरित होंगे उनके लिए इस कार्यक्रम को हम लोग किया करते हैं। मैं शुरुआत करूंगा ऐसे कि आपकी शिक्षा कहाँ शुरुआत हुई। हालांकि प्रयागराज में आपका जन्म हुआ है, तेलियरगंज में, तो स्वाभाविक है शिक्षा वहीं से हुई होगी शायद। हाँ, मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा सब इलाहाबाद से हुई, अब उसको प्रयागराज बोलते हैं। और सारा स्कूलिंग से लेके प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक। प्राइमरी मतलब मैं शुरुआत एक चैन स्कूल था वहाँ से किया था, क्लास 3rd तक। फिर 4 से लेके 8 तक मैं सरस्वती शिशु मंदिर का छात्र रहा। उसके बाद फिर मैं 9 से लेके 12 तक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज इलाहाबाद, जो बहुत फेमस स्कूल था उस समय, सभी लोगों के पढ़ने की उसमें मतलब अभिलाषा रहती है, तो वहाँ से पढ़ा। और उसके बाद फिर पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र रहा मैं। वहाँ से मैंने बीए किया और एमए ज्योग्राफी से किया। उसके बाद रिसर्च कर रहा था, तब उस दौरान फिर मतलब सिविल सर्विसेज में मेरा चयन हो गया, तो रिसर्च कंप्लीट नहीं कर पाया मैं, लेकिन पूरी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद से ही। कोचिंग का भी सहारा लिया आपने? कोचिंग का सहारा लिया, मना नहीं करूँगा कि कोचिंग का सहारा नहीं लेना पड़ता। हाँ, कोचिंग का सहारा लेने के लिए मतलब सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं एक सलाह ही देता हूँ कि पहले हमको क्या ज़रूरत है जी, हमको क्या चाहिए, वो अगर हमको पता है तो कोचिंग सेलेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। अगर आपको ये नहीं पता है और आप सिर्फ ये सोचते हैं कि नहीं ये सिविल सर्विसेज के लिए कोचिंग है और वहाँ आप चले जाते हैं, तो वो थोड़ा गलत सिलेक्शन होता है। आपको पर्टिकुलर क्या आपकी कमजोरी है, आपको किसमें समस्या है, किस टॉपिक, किस सब्जेक्ट, किस चैप्टर को लेके है, जब वो आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तब आपके लिए कोचिंग सेलेक्ट करना और टीचर सेलेक्ट करना, मेरे हिसाब से कोचिंग से ज़्यादा बेहतर सिलेक्शन होता है टीचर का, कि किस कोचिंग में कौन सा टीचर है और कौन अच्छा पढ़ाता है। जिसमें आपको प्रॉब्लम है, जिसमें समस्या है, वो कहाँ किस कोचिंग से अच्छी तरीके से दूर की जा सकती है, उसको सिलेक्ट करना ज़्यादा आसान रहता है। और मैंने वही किया। मुझे जीएस में जिन पोर्शन से प्रॉब्लम थी, खासकर इकोनॉमिक्स, आईआर, साइंस टेक, तो वो मैंने पर्टिकुलर वो जो टीचर जिनके पास अच्छा चल रहा था वो सेक्शन पढ़े और उसके बाद कोचिंग ड्रॉप कर दी। सेम ऐसे ही मुझे हिंदी साहित्य मेरा सब्जेक्ट था, तो मुझे कुछ टॉपिक्स पे प्रॉब्लम थी, मैंने जो टीचर उसके लिए बेस्ट थे उनके पास गया मैं, और वहाँ पे मैं 1-2 महीने पढ़ा और फिर उसके बाद छोड़ दिया। बाकी सारी पढ़ाई लिखाई सब स्वयं से। जी, अमूमन प्रयागराज जब जाए तो पूरा शहर होर्डिंग से पटा हुआ मिलता है, यहाँ कोचिंग सेंटर है, ये सर वो सर, बहुत सारे नाम मिलते हैं। तो आपका सजेशन ये है कि बच्चे अगर कोचिंग करना चाहे तो जिस सब्जेक्ट के
जो लोग मास्टर जिनके बारे में पता हो कि हाँ भाई अच्छी इनके ये दिमाग में कोई चीज़ आपके है तो उसको बाहर निकाल के और अच्छी चीज़ें प्रविष्ट कराने में माहिर है, उन्हीं के पास जाएं। हाँ, मतलब मैं वही बोलता हूँ, लेकिन उसके पहले का भी एक स्टेप है। जी। पहले खुद को पहचानना है, खुद को ढूंढना है कि हमको किस में समस्या है, हमको क्या जी। चाहिए। जब तक हमको ये नहीं पता होगा कि हमारी डिमांड क्या है, तब तक हम कोचिंग के पास नहीं जा सकते। अगर हम ब्लैंक जा रहे हैं कोचिंग के पास तो फिर गलत है। सर ये भी देखा जाता है, जैसे आपने कहा कि आपने BA MA किया प्रयागराज में, या जो भी बच्चे सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं उनमें से ज़्यादातर की ख्वाहिश ये रहती है कि मैं BA कर लूँ, फिर उसके लिए इंटाइटल हो जाऊंगा, क्योंकि बाकी विषयों में समय ज़्यादा लगता है, BCom करना है या BSc करना है तो थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो कोचिंग के लिए या अतिरिक्त पढ़ाई के लिए हमारे पास BA करते समय अवसर रहता है, ये सोच करके ही जाते हैं बच्चे। मैं इस तरह से नहीं गया था। मुझे जहाँ तक याद है मैं 12th में था, और 12th में PCM ग्रुप से था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ग्रुप से, और मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था साइंस का। लेकिन 12th के एग्ज़ाम के बाद जब मैंने IIT का एग्ज़ाम दिया, तब मुझे लगा कि मैं मतलब उस लेवल का बेस्ट स्कॉलर नहीं हूँ साइंस का, जिस लेवल का मतलब साइंस स्ट्रीम में कंपटीशन में ऊपर रह के चलाया जाए। तो मुझे ये फील हुआ कि अगर मुझे सक्सेस चाहिए ज़िंदगी में या मुझे टॉप पे रहना है तो मुझे अभी डिसीजन लेना पड़ेगा। और जितनी मेहनत साइंस के सब्जेक्ट्स में लगती है, खासकर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, मुझे ये लगा कि अगर इतनी मेहनत मैं किसी दूसरे सब्जेक्ट्स में आर्ट्स के सब्जेक्ट में करूँगा तो मैं ज़्यादा ईजिली हैंडल कर पाऊँगा सब्जेक्ट को। जी जी। तो वहाँ से मैंने ट्रैक बदला। दूसरा ट्रैक बदलने का कारण था कि मुझे लगा कि जब कुछ कोर्स करके जॉब ही करनी है, तो इलाहाबाद के खून में है सिविल सर्विसेज, तो मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज करना है और सब्जेक्ट रखना है उसमें, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जितनी मेहनत हो सकती है उतनी मेहनत मैं किसी दूसरे सब्जेक्ट में करूंगा तो सिविल सर्विसेज मेरे लिए ज़्यादा इजी क्रैक करना होगा। जी जी जी। तो मैंने ग्रेजुएशन सेलेक्ट किया और फिर ज्योग्राफी और हिस्ट्री और ये सब्जेक्ट लेकर मैं आया और वहाँ से ट्रैक किया। और ये धारणा कि BA करेंगे और उसी के साथ कोचिंग कर लेंगे और टाइम बहुत मिलेगा, मुझे कतई सही नहीं लगता। क्योंकि मुझे लगता है कि आर्ट्स के भी सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ने हैं तो बहुत गहराई चाहिए, बहुत सरल नहीं है, बहुत गहराई चाहिए, तो आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि अगर आप अपना जो कोर्स कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करते हैं तो आगे आपके किसी भी कंपटीशन में वो पढ़ाई आपके काम आती है, और तब उस दौर में आपको पीछे का नहीं पढ़ना पड़ता। जी जी जी। तो मेरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई ने मेरे को इतना हेल्प किया कि कम से कम ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट था, और मुझे याद है सिविल सर्विसेज के लिए मुझे कभी ज्योग्राफी के लिए परेशान नहीं होना पड़ा। इवन कई बार तो मैं बिना पढ़े भी ज्योग्राफी के पेपर हैंडल किया है, उसके लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सर जब आप चयन के बाद अपने गांव जाते होंगे, अपने शहर जाते होंगे, तो आपको सिविल लाइन में या वो गंगा जी के किनारे कहीं बच्चे पार्क में बैठे हुए पढ़ते दिखाई देते होंगे, तो उनसे कभी मुलाकात होती है? कभी मन होता है कि इनसे भी मिलूं? इलाहाबाद का कल्चर है गंगा जी के किनारे बैठना। मैं खुद मतलब मेरा घर गंगा जी से करीब 1 किलोमीटर के आसपास ही दायरे में है। मेरी खुद की डेली की आदत थी शाम को गंगा के तट पे बैठना, उससे एक अजीब सी शांति और सुकून मिलता है, और वो उसके मतलब हवा में है, वो सुकून और वो शांति वो इलाहाबाद की हवा में है। उससे प्रिपरेशन में भी बहुत मदद मिलती है, आपको अपने आप को कूल डाउन करने और व्यवस्थित करने में हेल्प मिलती है। तो वहाँ बैठने पे पहले मुलाकात हो जाती थी पुराने लोगों से, अब पूरी पीढ़ी ही बदल गई है 10-12 साल में, तो अब लड़के नहीं पहचानते हैं। तो अब कभी जाने पे एक आध दो लोग भूले भटके मिलते हैं, अदरवाइज पीढ़ी नई बदल गई है, दौर नया बदला हुआ है, तो उतनी पहचान अब नहीं है। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि देख रहे हैं बच्चे बिल्कुल उसी में लगे हाँ, हुए पढ़ते हुए लोग तो, दिखते हैं, पढ़ते हुए लोग तो उसमें अपना भी अतीत याद आता है। फिर अतीत तो वैसे भी नॉस्टैल्जिक होता है। आप जाते हो हर अपने पुराने शहर में तो आप खुद को वैसे ही उन जगहों पे देखना ढूंढना पसंद करते हो जैसे पुराना चल रहा है, बट परिवर्तन होता रहता है और परिवर्तन एक्सेप्ट करना चाहिए। सर वो जैसा आपने कहा कि कल्चर हो गया है कि इलाहाबाद का, उत्तर प्रदेश में पहले बनारस का भी नाम हुआ करता था, खैर संस्कृत और उसके विषय में ज़्यादा आज भी उसकी महारत है, लेकिन सिविल सर्विसेज में जिन बच्चे को जाना है वो चाहे पूर्वांचल के हों, चाहे वो मतलब उत्तर प्रदेश के हों या बिहार के हों, वो लोग कोशिश करते हैं कि इलाहाबाद में जाके शरण ली जाए।
तो ये जो वातावरण वहाँ का है उसमें वहाँ के लोगों की कितनी भूमिका रहती है सर, वहाँ के जो मूल निवासी हैं? जरूरी नहीं कि सबके घर में सिविल सर्विसेज में गए हुए लोग। वो वातावरण मुझे लगता है कि जब से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का गठन हुआ था और अंग्रेजों के समय से इंडियन सिविल सर्विसेज स्टार्ट हुआ था, तो यूनिवर्सिटी ने वो कल्चर डेवलप किया और फिर धीरे धीरे शहर ने उसको अडॉप्ट किया और फिर लोकल शहरवासी भी मतलब उसके भरोसे अपने आप को डेवलप किए, उसी के रंग रोगन में गए, उसी के हवा में गए। और मुझे लगता है कि आज इलाहाबाद के लगभग हर घर में 2-4 किराएदार बिल्कुल तैयारी करने के नाम पे रहते हैं और पूरा शहर उसी मतलब फिजा में, उसी रंग में रंगा नजर आता है। सारे बच्चे, बहुत सारे किराएदार हैं, इवन मेरा घर है, हमारे यहाँ भी 2 बच्चे रहते ही हैं इलाहाबाद के अभी भी घर में। तो वो तैयारी में उसी तरह से बाहर से आ रहे हैं, कोई बिहार से आ रहा है, कोई बिहार से ज़्यादा लोग आते हैं और फिर पूर्वांचल जो बिहार से लगा हुआ एरिया है वहाँ से बहुत सारे बच्चे मतलब इलाहाबाद आते हैं और वो तैयारियों में लगे रहते हैं। सर थोड़ा सा मैं और पीछे जाऊंगा जहाँ से शुरू हुआ था। आपके मन में ये भाव कैसे आया? क्या कोई ऐसी घटना हुई? अमूमन मैं जब भी इस प्रेरणा कार्यक्रम के लिए अधिकारियों से बात क्यों IAS IPS से, तो कुछ न कुछ उसका कारण बताते हैं कि बचपन में एक IPS से मेरी बात हुई थी श्री राजा बाबू सिंह साहब से। तो वो बोले कि हमने अपने गांव में एक दरोगा को अपने गांव वाले को पीटते देखा तो मेरे मन में भाव पैदा हुआ कि मैं भी पुलिस में जाऊंगा, बड़ा अधिकारी बनूंगा। तो इस तरह की कोई घटना आपके सामने भी आई? मैं ऐसी कोई घटना से कनेक्ट नहीं कर पाता। हाँ, ज़रूर ये है कि मतलब मेरा घर जिधर से है और हम लोग का जो कॉलेज था गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, 8वीं से ही मैं जाना शुरू किया, तो उसके रास्ते में ही कलेक्टर बंगला, कमिश्नर बंगला, कलेक्टर ऑफिस, ये सब यूनिवर्सिटी, ये सब उसके रास्ते में ही पड़ते थे। जी जी जी। तो वहाँ से दिमाग में आया कि ये नौकरी कैसी है, मतलब ये लोग किस नौकरी से आए हैं, मतलब इतने बड़े बंगले, इतनी चीज़ें। फिर धीरे धीरे मतलब पहले तो नहीं था कि क्या है कैसा है, लेकिन जैसे ही ग्रेजुएशन पहुँचे तो 12th पास किए तो उसके बाद पता चलना शुरू किया कि ये लोग जिला चलाते हैं और ये सबसे बड़े अधिकारी यही लोग होते हैं। फिर उसके बारे में दिमाग में आया कि बनते कैसे हैं। फिर पता चला कि एक सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है। तब 12th में डिसाइड हुआ कि जैसे मेरे पिताजी मेरे को इंजीनियर बनाना चाहते थे, बट फिर मैंने 12th में डिसाइड किया कि जब सबसे बड़े ये लोग हैं तो इंजीनियर क्यों बनना, यही क्यों, तो वो तो आर्ट्स के सब्जेक्ट से भी बन के आ सकते हैं, तो सीधा उसी को क्यों नहीं फोकस करते। तो मैं आर्ट्स में आया और फिर सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने की तरफ मतलब प्रयास किया। हाँ, पुलिस में आने का लेकर मेरे पास, मुझे याद है मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था या 12th में था, हमारे यहाँ माघ मेला लगता है जी। और मुझे याद है, हाँ 2000 की बात है, ग्रेजुएशन में मैंने एडमिशन नहीं लिया था, उसके जस्ट पहले की बात है, 12th का लास्ट सेमेस्टर था। तो कुंभ मेला लगा हुआ था और कुंभ मेला बहुत भीड़ होती है, तो वहाँ हम लोग जा रहे थे, तो वहाँ पे ऐसे ही पुलिस वाले मतलब ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे थे और बहुत भीड़ थी, बट 2 पुलिस वाले एकदम जूझे हुए थे, नहीं इधर से जाइए इधर से जाइए। और मैं देख रहा था कि पब्लिक में से शायद ही उनको कोई अप्रिशिएट कर रहा हो। मैं आधे घंटे तक उनको देखता रहा कि वो कितने मतलब जुझारूपन से मतलब पूरा ट्रैफिक हैंडल कर रहे थे, लेकिन उनको किसी भी तरफ से कोई प्रेज, प्रशंसा या किसी भी तरह से सहानुभूति या उनके फेवर में नियम फॉलो करने वाला या कम से कम अपने से फॉलो करके चले जाने वाला दिख नहीं रहा था। तो मुझे मतलब उस दिन बहुत अंदर से फील आया कि ये इतनी मेहनत कर रहा है, लेकिन इसको जो उसकी मेहनत है उसके अकॉर्डिंग प्रशंसा नहीं हो रही है, उसके अकॉर्डिंग उसको फल या उसके अकॉर्डिंग उसको प्रेज नहीं मिल रहा है। तो उस दिन से मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार, पुलिस वाला बनना बहुत ज़रूरी है और ये चैलेंज है कि मतलब जितना काम पुलिस कर रही है उसके अकॉर्डिंग उसको क्यों उसका मतलब प्रतिफल नहीं मिल रहा है। तो तब से मेरे दिमाग में आया कि यार पुलिस बनते हैं और पुलिस की ये जो छवि है कोशिश करते हैं कि हम पब्लिक के डोमेन में ले आएँ कि नहीं, हम आपकी जो अपेक्षाएं हैं उससे कहीं ज़्यादा हम प्रयास कर रहे हैं और कम से कम उसमें विरोध ना करके सहयोग करें और जो हमको थोड़ा बहुत उसका प्रतिफल या प्रशंसा मिलनी चाहिए उसको अगर हमारे पास तक पहुंचाएं तो हो सकता है कि
जो कुछ गलत रास्ता पकड़ लेते हैं उनको भी हम सुधार करके उस रास्ते पे ले आएँ कि नहीं, जो अच्छे काम हो सकते हैं उसकी संख्या और उसकी मात्रा बढ़ती चली जाए। सर, स्वाभाविक है लॉर्ड मैकाले के कानून में जो उस हो सकता है उस कालखंड में वो आवश्यक रहा हो, उस तरह की व्यवस्थाएं आवश्यक रही हो, लेकिन आज उसमें बहुत परिवर्तन। जो आपने माघ मेले के 2 पुलिस कर्मियों की बात बताई, वो दृश्य हम देखते हैं। क्या आपको लगता है कि नई पीढ़ी के, मतलब आप लोग जो नए आईपीएस हैं, उनको लगता है कि उस कानून में आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है और क्रमशः होना शुरू हो गया है, लेकिन ज़रूरत अभी और है? परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होते रहने चाहिए और वो समय काल देश के हिसाब से मतलब ज़रूरी भी है। अभी जो परिवर्तन के कुछ इशू चल रहे हैं और प्रक्रियाएं चल रही हैं, वो आएंगे भी नियर फ्यूचर में और ज़रूरी है। वो जो भी 200-250 साल का जो हमारा नियम कानून अभी तक हम फॉलो कर रहे थे वो भी अच्छे थे, बट वो इतने अच्छे थे कि हम उनको 200-250 साल तक चला पाए जी। लेकिन उसकी कुछ सीमितताएं जो अब उजागर होनी शुरू हो गई थी इस परिवर्तन के दौर में, इस टेक्नोलॉजी के दौर में, इस भागदौड़ में जो चीज़ें उसकी लिमिटेशंस या कमियां उजागर होनी शुरू हुई, तो उसको देखते हुए परिवर्तन बहुत ज़रूरी था। और उसको ही देखकर मतलब अभी नए कानून, नई प्रक्रिया और नए साक्षर नियम के मतलब प्रस्ताव आए हुए हैं और उनका जैसे ही वो लागू होंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब हम अभी से शुरू से ही उनका मतलब अपोज करना शुरू करें, उनको लागू होने देते हैं। हाँ, अगर उसमें से जो कुछ अच्छा होगा तो वो सस्टेन करेगा, जो अच्छा नहीं होगा वो अपने आप पीछे छूटता चला जाएगा। सर, अभी भी आपके मातहत बोलते हैं कप्तान साहब ने मुझे 10 रुपये का पुरस्कार दिया, इस तरह की बातें अभी भी आती, तो राशि इतनी कम होती है, हालांकि उनके सीआर में बड़ा महत्वपूर्ण उसका योगदान होता है। मैं वही बोलना चाहूँगा, पुलिस में राशि नहीं महत्वपूर्ण है कि आपको 10 रुपये का मिला या 500 रुपये का मिला, वो एक उसकी मात्रा महत्वपूर्ण है कि आपको कैश रिवार्ड कितने मिले हैं। आपको एक भी कैश रिवार्ड है 5 साल की आपकी सेवा में, तो आपके प्रमोशन के लिए बाकी सजाओं से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो राशि कभी महत्वपूर्ण नहीं है पुलिस में। है ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो राशियाँ महत्वपूर्ण हैं, उन पे सरकारों में काम चल रहा है और बहुत सारे प्रपोजल पुलिस मुख्यालय की तरफ से ऊपर दे के भेजे गए हैं, इनको चेंज करने के लिए मतलब प्रस्ताव दिए गए हैं और वो हो रहे हैं। बहुत सारे सकारात्मक चेंज हुए हैं और कुछ और पाइपलाइन में है, वो हाल फिलहाल हो जाएंगे। सर, परिवार में भी कोई पुलिस महकमे में रहा या उनसे कहीं प्रेरणा मिली हो? मेरे पिताजी के बड़े भाई हैं, हम लोग दादा बोलते हैं उनको, और तो वो पुलिस में इंस्पेक्टर से रिटायर हुए हैं। वो कांस्टेबल से भर्ती हुए थे और लास्ट में इंस्पेक्टर से रिटायर हुए हैं, तो उनको देखा है हमने, लेकिन उतना नज़दीक से पुलिस मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है। मुझे पुलिस का जो साक्षात्कार हुआ वो पहली बार एनपीए में ही हुआ, जब मुझे अभी भी याद है 23 दिसंबर को हम एनपीए में कदम रखे और 24 दिसंबर मंडे को जब सुबह प्लाटून में खड़ा कर दिया गया और बोला गया कि यहाँ से पैदल चलना है और लेफ़्ट पे 1 और राइट पे 2 बोलना है, 1-2 बोलते चलना है, तब समझ में आया कि नहीं, पुलिस एकदम अलग दुनिया है। जी। और मैं आज भी जितना गहरा उतरता जा रहा हूँ, मेरे को लगता है कि पुलिस वाकई में एकदम अलग दुनिया है। इसको बाहर से किसी को समझा पाना बहुत ही मुश्किल है, जो इसमें उतरता है वही उसको समझ पाता है। सर, आप प्रयागराज से हैं, प्रयागराज में आपने जन्म लिया, शिक्षा दीक्षा आपकी वहाँ की है। प्रयागराज के मामले में कहा जाता है कि वो तीर्थराज है, वहाँ जाने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, और जहाँ आप रहते हैं उसी के पीछे रसूलाबाद है, जहाँ लोगों की अंतिम यात्रा भी देखी होगी आपने बाल्यकाल में, अभी बहुत संख्या में जाते लोग। ब्राह्मण कुल में आपका जन्म हुआ, ये सब कुछ देखने के बाद कभी मन में आया कि पुलिस कभी कभी कुछ ज़्यादती भी करती है? तो भाव ये मन में कि एक दिन अंततः इस जहाँ को छोड़ के चले जाना है, और आप चूँकि हिंदी साहित्य के विद्यार्थी रहे तो उसमें ये सब चीज़ों का बड़ा समावेश होता है, तो कभी मन में आया कि पुलिस विभाग में जाएंगे तो ये जो जाति करने वाले हमारे विभाग के लोग हैं या हमारे मातहत हैं, इनको बोलें कि नहीं, जो ज़रूरी है उतना ही करना? 2-3 चीज़ें इन बातों में। एक तो मैं बताया कि शाम को मैं घाट पे बैठता ही था, तो मैं बैठता था तो सिर्फ बहुत सारी चिताएं देखता रहता था मैं, और मैं उसको कभी नहीं भूलता। मुझे पता है कि हम चाहे जितना ऊपर चले जाएं, चाहे जहाँ तक चले जाएं, चाहे जितना डेवलप कर लें, अंत में राख में ही मिलना है। अंतिम सत्य वही है। तो
इतनी सारी अतिरिक्त आकांक्षाएं हैं, इतना सारा जो लिप्सा है आज के दौर का, वो सब का अंत मतलब वहीं पे होना है। तो उसके पीछे भागने का कोई बहुत कारण नहीं बनता है कि आप अपने ज़मीर, अपने सिद्धांत, अपने कर्तव्यों से विमुख होके उन चीज़ों के पीछे भागें जो अंत में ख़त्म ही होनी है। मैं दूसरा फैक्ट कि कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जहाँ पे सब कुछ सही होगा। जी जी, कुछ कमियां सब जगह। समाज ही ऐसा है कि वहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं, तो कुछ उसके साथ साथ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो समाज को उसको कम ज़्यादा कहीं ना कहीं उसको अपने कर्मों से उसको थोड़ा दूषित करने का प्रयास जी, कलंकित करते हैं जी। तो वैसे ही पुलिस सिस्टम में भी है, समाज से ही लोग आए हैं, कहीं बाहर से तो नहीं आए कि कोई सारे पुलिस में जो भर्ती हुए भगवान बन के आए हुए। हम ट्रेनिंग से ज़रूर उनको कोशिश करते हैं कि उनको एक रूप यूनिफॉर्म में ढाल सकें, और वो कोशिश मैक्सिमम सही भी होती है। मेरा ये ज़रूर मानना है कि हमारी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे लोग इसमें गलत भी हैं, जिनका सोचना गलत है, उनके कार्य भी गलत हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरा अपना अभी भी मानना है कि सबसे डिसिप्लिन्ड डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट है, जिसको आज भी अगर सावधान बोला जाए तो पूरी फोर्स एक साथ सावधान हो जाती है, और उसको हैंडल करना एक लीडर के लिए बहुत आसान है। और वो इसीलिए आसान है क्योंकि वो बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से ढाले गए हैं। जहाँ तक कमियों और गलतियों की बात है, तो कमियां गलतियां चलती रहती हैं, लीडरशिप मैटर करती है कि उसको कैसे हैंडल करता है। पुलिस में हम लोगों को एनपीए में साल भर या ट्रेनिंग के दौरान यही लीडरशिप सिखाई जाती है कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको आप इनाम से प्रमोट करते जाएं। जैसे भी आप बोल रहे थे कि 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 40 रुपये, 500 रुपये, वो उनके लिए बहुत मैटर करता है। वो एक इनाम ही मतलब उनको लगता है कि वो इससे इतने खुश होते हैं कि नहीं, आज हमको रिकॉग्नाइज किया गया। सिर्फ प्रशंसा तक से रिकॉग्निशन हो जाती है कि आपका काम बहुत अच्छा था। सर, दूसरा पक्ष लीडरशिप का ये बोलता है कि जो गलत कर रहे हैं, अच्छे को आप प्रशंसा दो नहीं दो मत करो, लेकिन जो गलत कर रहे हैं उनको एड्रेस करो, उनको वाजिब सजा दो, उनको सुधरने का मौका दो सजाओं के माध्यम से, और उनको सही रास्ते पे ले आना लीडरशिप का काम है। और ये बहुत आसान है। जी। आप सजाएं जब उनके गलतियों के अनुरूप उन अकॉर्डिंग उनको देना शुरू करते हैं, सुधरने के मौके देते हैं, तो मेरे को अपने को लगता है, मेरा 11वां साल ख़त्म हुआ है अभी नौकरी का, कि बहुत आसान है। मतलब जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मेरी फोर्स मेरे नीचे वो एक लाइन में खड़ी मिल जाती है, सिर्फ सजाएं और इनाम के माध्यम से। तो गलतियाँ होती रहती हैं, मैं डिनाई नहीं करता कि पुलिस की तरफ से कभी ज्यादती भी होती है, बट ऊपर बैठे हम लोगों के अधिकारियों का काम है उन ज्यादतियों को एड्रेस करें, पब्लिक की सुने, पब्लिक में जहाँ कहीं भी मतलब पुलिस के अगेंस्ट कोई भी वॉइस है उसको पूरी ईमानदारी और पूरी तल्लीनता से सुने, और कोशिश करें कि अपने अंदर की कमियों खामियों को दूर करें, और जो पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस हैं, अच्छी एक्सपेक्टेशंस, उसको हम पूरा करें। क्योंकि मेरे दिमाग में अभी भी वो कांस्टेबल है, वो कुंभ मेले वाला है कि उसकी इतनी मेहनत के बाद भी उसको वो प्रशंसा क्यों नहीं मिलती, और अचानक किसी ने उसमें 100-200 रुपये ले लिए तो उसकी पूरी मेहनत खराब क्यों हो जाती है। जी, मतलब वहाँ से वो प्रेरणा है आपकी। हाँ, वो मेरी प्रेरणा है कि हमारे इतने मेहनत को एड्रेस क्यों नहीं किया जाता। हमारी वो जो बहुत छोटी छोटी कमियां हैं वो एकदम खुल के सामने होती हैं, और उस पर हमको जितना एड्रेस मिलता है उतना एड्रेस हमारे अच्छे कामों पे हमको नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल, उस तरफ ध्यान लोगों का कम जाता है, बुराइयों की तरफ ज़्यादा लोगों का ध्यान। सर, एक सूक्ति है बड़ी छोटी सी, मनुरस मन में दे, मतलब इसका यही होता है, शायद मुझे बताया गया है कि हे प्रभु आप मनु हैं, मतलब अत्याचार के खिलाफ आपके मन में क्रोध है। ईश्वर आप वैसे ही मुझे भी मनु बना दें, मतलब उसी तरह से मैं भी अनाचार के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ मेरे अंदर भी क्रोध पैदा हो ताकि मैं उसके खात्मे में मदद कर सकूं। उस तरह का क्रोध आपके अंदर भी दिखाई देता है। आप जहाँ गलत दिखता है वहाँ विरोध बिल्कुल मुखर हो जाते हैं आप। नहीं, मुझे इसको ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि मैं पुलिस में आया तो मैं वो भाव लेकर आया हूँ कि मतलब मैं किसके प्रति जिम्मेदार हूँ जी, मेरे कर्तव्य क्या हैं। मुझे इस सेवा की जो
शक्तियाँ मिली हैं उसके साथ कितने उत्तरदायित्व मेरे साथ बंधे हुए हैं। अगर उतनी से शक्तियों और उत्तरदायित्व के साथ मैं ये नहीं कर सकता है कि जहाँ गलत हो रहा है और मैं उसका विरोध ना करके या उसको सही ना करके मैं शांत हो जाऊँ, चुप हो जाऊँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी शक्तियों और अपने उत्तरदायित्व के साथ न्याय कर रहा हूँ। तो वो गुस्सा और क्रोध नहीं है, मुझे लगता है कि वो व्यवहार है, समयानुकूल। हाँ व्यवहार है। मुझे लगता है कि सभी को करना चाहिए। अगर हमारे पद के साथ, पदीय दायित्वों के साथ उत्तरदायित्व बंधा हुआ है तो मुझे वो उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। मुझे जो भगवान ने सेलेक्ट किया रोल प्ले करने के लिए, अगर मैं उस रोल की एक्टिंग या उस रोल के दायित्व नहीं निभा पा रहा तो कहीं ना कहीं बाद में फिर ईश्वर मतलब उसका हिसाब किताब करेगा कि मैं कितना सफल हुआ, नहीं सफल हुआ। मतलब जहाँ गलत होता है वहाँ क्रोध आना चाहिए, आता है। हाँ, आना ही चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। और सिर्फ क्रोध नहीं आना चाहिए, क्रोध के साथ ही उसका समायोजन, उसका समाधान का प्रयास भी होना चाहिए, उसका प्रकटीकरण फिर आम भी होना चाहिए। हाँ, मैं सहमत हूँ। मैं छुपाने और मतलब कट के निकल जाने में विश्वास नहीं करता। और आपके इस अत्याचार के खिलाफ जो आपके मन में आक्रोश जन्म लेता है, उसको नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों ने महसूस किया है। आपने उनके खिलाफ जो अतिवादी हैं उनके विरुद्ध आपने जो मुहिम चलाई थी, आज भी लोग याद करते हैं। 3 साल आप जो रहे उस इलाके में, इस पे भी मतलब मेरा मतलब अपना जो मानना है कि जब मुझे काडर अलॉट हुआ तो छत्तीसगढ़ अलॉट होते ही मेरे साथ वो ऐसा दौर था 2013 का जब झीरम हुआ था। उसी साल हम लोगों को काडर अलॉट हुआ तो बहुत सारे लोगों की काडर अलॉट होते ही सहानुभूति दिखती है कि कोई नहीं जी तुम्हारा भी कैडर अच्छा है, डरने की ज़रूरत नहीं है, सब अच्छा होगा। लेकिन इसके जस्ट उलट मुझे ये फील हुआ कि भगवान ने मुझे पर्टिकुलर इस जगह के लिए सेलेक्ट किया है, मुझे वो कैडर गिफ्ट मिला हुआ है। उसकी ये समस्या अगर जिसके कारण लोग मेरे प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं कि नहीं चिंता मत करो, वो चैलेंज है और मैं यूनिफॉर्म पहनने जा रहा हूँ। और अगर मैं चैलेंज नहीं एक्सेप्ट कर सकता तो मुझे नहीं लगता कि मैं यूनिफॉर्म के काबिल हूँ। जी, उसके साथ न्याय कर पा रहा हूँ। जी, तो मुझे वो एक्सेप्ट करना चाहिए। और उस दिन से मेरे दिमाग में था कि वो वहाँ की जो छवि है जिसके कारण मेरे साथ सहानुभूति लोग दर्शा रहे हैं, मैं उसको अपने लिए अपॉर्चुनिटी बनाऊँ। नक्सलवाद पे मुझे काम करने को जब भी मौका मिलेगा मैं कोशिश करूँगा कि पूरे सकारात्मक ढंग से, सिर्फ उसको ख़त्म करने के दृष्टिकोण से जितनी भी सकारात्मक एनर्जी हो सकती है वो मैं लगाऊंगा। और जैसे ही मुझे याद है, मुझे 2015 में एडिशनल एसपी नक्सल ऑपरेशन के रूप में सुकमा में मौका मिला, मुझे वो खुशी मिली कि नहीं, हाँ भगवान ने शायद इसीलिए सेलेक्ट करके काडर भेजा था। और मैं करीब 5 साल बस्तर में सुकमा और नारायणपुर मिला के रहा और मेरी पूरी कोशिश रही कि वही रास्ता, जो गलत है गलत उनको एड्रेस करना उनके तरीके से। बाकी जो बचे हुए हैं, जैसे हम एक तरफा बोल देते हैं बस्तर में सब नक्सली, ये बहुत ही गलत फैक्ट है। बस्तर की करीब टोटल मतलब जो 40 लाख के आसपास पॉपुलेशन है उसमें से कुल जोड़ जाड़ के 3-4 हज़ार लोग हैं जो नक्सल हैं या उस विचारधारा के पोषक हैं। बाकी जो पब्लिक है वो हमारे जैसे आमजन लोग हैं और उनको वो सपोर्ट और वो सहयोग और वो इनाम की ज़रूरत है, जो वो हीलिंग टच की ज़रूरत है, जो उनको नक्सलवाद से दूर करे। और उस विचारधारा से वो वैसे ही कटे हुए हैं बट उनको वो सपोर्ट की ज़रूरत है। जी सर, कई बार ये कहते हैं कि वहाँ का जो आम आदमी है वो पुलिस और नक्सलियों के बीच में फंस जाता है। अगर वो पुलिस को सहयोग नहीं करता तो पुलिस पीटती है, नक्सलियों को सहयोग नहीं करता तो वो उनको गोली मार देते हैं। मैं सहमत नहीं हूँ इससे कि पुलिस का सहयोग नहीं करते तो पुलिस पीटती है, क्योंकि मेरे 5 साल के दौरान में मुझे जो सहयोग मिला वहाँ की पब्लिक से, मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने मतलब मेरा विरोध किया कभी। और हमेशा जब भी हम नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं, मुझे दोनों ज़िलों में, सुकमा और नारायणपुर दोनों ज़िलों में मैं सक्सेसफुली इसीलिए रहा। इवन राजनांदगांव में, राजनांदगांव 4 महीने 4.5 महीने एसपी रहा और वहाँ मेरे साथ 3 इनकाउंटर हुए और तीनों में अच्छी सक्सेस मिली। सिर्फ मैं सक्सेसफुली इसीलिए रहा क्योंकि वहाँ की पब्लिक का सपोर्ट मेरे पास था।
बिना पब्लिक के सपोर्ट के हम ना नक्सलवाद वहाँ ख़त्म कर सकते हैं और ना ही मतलब वो विचारधारा जो है उसको वहाँ से मतलब हम सकारात्मक रूप से ढाल के पब्लिक फेवर में ला सकते हैं। लगता है सर कभी आपने 5 वर्ष का जो वहाँ अरसा गुजारा है कि वो दिन हम लोग देख पाएंगे कि नक्सलवाद से मुक्त हो जाए बस्तर इलाका या जहाँ भी नक्सलवादी हैं, छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि आसपास के अन्य प्रांतों में भी, वो दिन कभी आएगा कि ये ऐसे ही हाँ, बहुत जल्द। मुझे भरोसा नहीं, पूरा विश्वास है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी होने वाला है। मतलब बहुत ही जिस गति से हम बढ़ रहे हैं, और मेरा अपना पर्सनल भी मानना है, कोई भी अतिवादी विचारधारा बहुत दिन तक जिंदा नहीं रह सकती। उनको लोगों को भी सोचना चाहिए जो लोग अतिवाद और गन उठाए घूम रहे हैं कि सब कुछ गन से वो बंदूक से हैंडल कर लेंगे। बंदूक से कोई समस्या नहीं हैंडल होती। मेरा अभी भी मानना है कि समस्या ख़त्म ही तभी होगी जब टेबल पे हम बैठ के बातचीत करेंगे। जिस दिन उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि नहीं, गोली से मतलब क्रांति नहीं होगी, गोली से परिवर्तन, व्यक्ति का दिमाग जो है वो डर से नहीं चलता है। डर से आप उसको दबा के रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही उसको सकारात्मक माहौल मिलेगा वो उस डर का विरोध करेगा। सेम स्थिति है बस्तर में। जब तक नक्सलवाद इसलिए जिंदा रह रहा है क्योंकि वहाँ वो सुरक्षा का माहौल नहीं बना पाए, वो सुरक्षा का माहौल नहीं दे पाए। जैसे जैसे हम सुरक्षा का माहौल और बनाते चले जा रहे हैं वैसे वैसे पब्लिक नक्सलवाद से दूर हो रही है। तो हाल फिलहाल मुझे लगता है अगले 5-7 सालों में जैसे हम वो पूरा एरिया सुरक्षा के माहौल में हम कवर कर ले जाएंगे। कोई भी पब्लिक नक्सलवाद को नहीं चाहती है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो गन से निर्णय करना चाहते हैं, बंदूक से निर्णय करना चाहते हैं। उनके जो तौर तरीके हैं वो बहुत ही हाहाकारी और विभत्स हैं। उनके जो सजाएं देने का है वो एक तरफा है। पूरे नियम कानून क्रांति और इसकी बात करते हैं और बेहद ही दुर्दांत व्यवहार, गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपनी जन अदालतों के नाम पे मतलब जघन्य हत्याएं करते हैं। किसी में भी कोई भी डेमोक्रेसी नहीं रहती और बात वो करते हैं कि नहीं डेमोक्रेटिक वे में कर रहे हैं। सर कानू सान्याल और मजूमदार, क्या नाम था उनका, जिन्होंने चारू मजूमदार, इन्होंने जो आंदोलन नक्सलवाड़ी से शुरू किया था, उसका एक सिद्धांत कहा जाता है, पढ़ने को मिलता है। लेकिन आज की तारीख में नक्सलियों को कोई सिद्धांत रह नहीं गया, वो तो सीधे से डकैती डाल रहे हैं, लोगों से फिरौती लेते हैं। एग्जैक्टली। शुरू में जो था वो शोषण के खिलाफ शुरू हुआ था कि कुछ पर्टिकुलर लोग थे सोसाइटी में जो कमज़ोर और गरीब लोगों का शोषण कर रहे थे। वहाँ से वो विचारधारा शुरू हुई। उसकी व्यापकता जब 80s के दौर में मतलब आई, 80 से 90s के दौर में वो व्यापक प्रसार लिए, तो उन्होंने उसको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसा बनाना शुरू किया जिसमें शोषण पीछे छूट गया। अब उनका है कि हम इस पर्टिकुलर तरीके से क्रांति करके सरकार बदल देंगे। तो आपका वो जो पीछे शोषित आदमी था उसकी चिंता, उसका सारा जो लड़ाई वो पीछे छूट गई है। वो सब कहीं दूर पड़े हुए हैं। आज भी जंगल में जो आदिवासी रह रहा है उसके लिए उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। उसके पास न कोई स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उसको बाहर निकलना हो तो 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, ना पानी है साफ, ना बिजली है, ना कोई स्कूल है। सिर्फ और सिर्फ नक्सल नहीं पहुंचने दे रहे हैं। उनको पता है कि जैसे वो पहुंचेगा वैसे ही वो अतिवादी विचारधारा की जगह ही नहीं रहेगी। जैसे ही आदमी थोड़ा बहुत भी पढ़ लेगा वो क्यों पूछेगा कि आप क्यों कर रहे हो, वो हर आपके अतिवाद का जवाब प्रत्युत्तर में क्यों से लेगा। तो वो नहीं चाहते। तो उन्होंने पूरी वो गरीब, पिछड़े हुए या सताए हुए आदिवासियों के जो पीड़ित लोग थे उनका पीड़न तो उन्होंने खुद ही शुरू कर दिया। और वो विचारधारा कहीं पीछे छूट गई जो कानू सान्याल और चारू मजूमदार ने शुरू किया। एक अलग विचारधारा आई है जिसमें हर चीज़ में लेवी वसूल करना, तेंदुपत्ते से लेवी वसूल करना, कॉन्ट्रैक्टर से लेवी वसूल करना, वाहनों से लेवी वसूल करना, इवन जो अंदर गांव वाले रह रहे हैं उनसे पर हेड टैक्स लेना, पैसे वसूल करना, सिर्फ इसलिए कि हम क्रांति लड़ रहे हैं। पता नहीं कहाँ से ये कौन सी क्रांति है। कहा तो जाता है सर कि उनके जो ऊपर वाले लोग हैं सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, कोई ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है तो कोई कहीं पढ़ रहा है, बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक है। ये सब मतलब अघोषित रूप से बातें आती है। कुल मिला के वहाँ के लोग विशुद्ध रूप से डकैत हैं, लुटेरे हैं।
ये कह सकते हैं अपन एक सस्ते शब्दों में। बोल सकते हैं, बट इतने गैर जिम्मेदाराना तरीके से भी बोलना मतलब मुझे नहीं लगता है सही है। हाँ मतलब लूट खसोट तो चल रही है, बट खुले तौर पे डकैत और लुटेरे बोलना मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। सर ये भी तो लगता है कि दंडकारण्य में भगवान राम 10 वर्ष रहे 14 वर्षों में अपने, और दंडकारण्य रीवा से वहाँ से शुरू होता है, चित्रकूट से पूरा बस्तर तक ही उसी को पहले कहा जाता था। और इसी में रावण रूपी, कुंभकर्ण रूपी और ये जो जितने खरदूषण हैं अभी भी वहाँ विद्यमान है, भगवान का ननिहाल है। और जहाँ आपने जन्म लिया वो अवध है, जहाँ भगवान का घर है। तो दोनों में जो वहाँ की संस्कृति है और यहाँ की संस्कृति काफ़ी साम्य है, लेकिन ये रावण अगर हट जाए तो मुझे लगता है कि अभी अयोध्या बन जाएगी। बस्तर बहुत खूबसूरत है। मुझे छत्तीसगढ़ में जो भी मतलब प्यार, जो भी मतलब अपनापन, जो भी पिछले 11 साल की नौकरी में 5-6 साल में बस्तर काटा हूँ, और मुझे जो भी अपनत्व मिला है वो बस्तर से मिला है। और सुंदरता तो नेचुरल मतलब एकदम अनोखा ही है। अनछुआ सा है। मैं नारायणपुर रहा, उसको अबूझमाड़ बोलते हैं, तो वो अभी भी बहुत सारा मतलब चीज़ें जिधर पब्लिक जाती नहीं है, तो बहुत सारा बहुत नेचुरल ब्यूटी जो है वो वहाँ पे छुपी हुई है। तो अनोखा तो है। नक्सलवाद के कारण वो उसमें रेड स्पॉट पड़ा हुआ है। वो मुझे लगता है कि जैसे ही दूर होगा तो दंडकारण्य का जो मतलब अलौकिक इतिहास है, अलौकिक इतिहास है, पवित्रता है, वो उसको वापस मिलेगी और लोग आएंगे वो दंडकारण्य की खूबसूरती देखने। मतलब वो दिन हम लोग देखेंगे बहुत जल्दी, मुझे पूरा भरोसा है। पूरे छत्तीसगढ़ में भगवान ने भ्रमण किया था। हाँ मतलब काफ़ी बोलते बड़ा हैं कि अवध से निकले तो पूरा जो वनवास है वो ज़्यादातर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जंगलों में बीता है। लंका के पहले तो 13-14 साल इधर बीते हैं, तो उसकी खूबसूरती लोगों को देखने को मिली। सर हम अपने प्रेरणा कार्यक्रम के समापन से पहले वो चाहेंगे कि जो बच्चे IPS IAS बनना चाहते हैं उनके लिए कुछ संदेश आपकी तरफ से। मेरा संदेश सिर्फ इतना है कि जो भी बच्चे 12th में पढ़ रहे हों, जो मुझे समझ में आया, 12th एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ से आपको डिसाइड करना होता है। 12th तक की पढ़ाई होती है जो नंबरों और एकेडमिक होती है। उसके बाद की जो स्टेज होती है उसमें डिसीजन लेना होता है कि आपको जाना किधर है। तो अपनी कमियों, अपनी अच्छाइयों, अपनी मजबूतियों को देखते हुए हमको वो डिसीजन लेना चाहिए। माता पिता के कहने पे या किसी और दोस्तों के कहने पे या किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती। अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेना चाहिए कि हम क्या बियर कर सकते हैं, हम किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, वहाँ से डिसीजन लेके वो फील्ड सेलेक्ट करना चाहिए। और जैसे ही आप उस फील्ड को सेलेक्ट करें, कभी भी हताश नहीं हो, कभी भी निराश नहीं हो। असफलताएं कई बार मिलेंगी, लेकिन हर उस असफलता को अपना गुरु बनाइए और उससे मोटिवेशन लीजिए और अपने लक्ष्य के प्रति एक निष्ठ भाव से पूरी ईमानदारी से प्रयास करिए। मुझे पूरा भरोसा रहता है कि अगर हम ईमानदार हैं और डेडिकेटेड हैं अपने लक्ष्य के लिए तो उसको ज़रूर हासिल करेंगे। मेरा बस इतना ही बोलना है, और ईमानदारी खुद के प्रति रखेंगे तो बहुत काम आएगी आपके लिए और आपके लक्ष्य को हासिल करने में भी आपकी मदद मिलेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए।